सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है और वो है टैपिटम। अब जनाब टैपिटम जो है उसका एनसीईआरटी में फंक्शन लिखा हुआ है क्या, ये पोषण प्रदान करती है। सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी में कि ये क्या कर रही है, जो परागकण परिपक्व हो रहे हैं उन परागकणों को, या मैं बोलूंगा परागकणों को पोषण प्रदान कर रही है। कौन से परागकणों को, जो परिपक्व हो रहे हैं, जो परिपक्व हो रहे हैं, जो डेवलप हो रहे हैं उनको क्या प्रदान कर रही है, पोषण प्रदान कर रही है। ठीक है, एक तो चीज ये लिखी हुई है, एक चीज और लिखी हुई है क्या, कि भैया इसमें एक से ज्यादा केंद्रक होता है, एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। बस ये दो बिंदु लिखे हुए हैं, बस ये दो बिंदु लिखे हुए हैं किसमें, हमारी एनसीईआरटी में। हमारी एनसीईआरटी में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हमारी एनसीईआरटी में टैपिटम के रेस्पेक्ट में ये दो बिंदु लिखे हुए हैं कि भैया ये परागकणों को पोषण प्रदान करती। कौन से परागकणों को, जो विकास कर रहे हैं ना, तो जो विकासशील परागकण हैं, जो परिपक्व हो रहे हैं, विकास कर रहे हैं, उनको पोषण प्रदान कर रही है और एक से ज्यादा केंद्रक इनकी कोशिका में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपने नजरिए से, भाई ये सारी चीजें तो हम कवर कर ही रहे हैं, हम स्पेसिफिक चीजें भी यहाँ पर जो डिटेल्ड चीजें हैं वो भी कवर कर रहे हैं। जैसे बाह्य त्वचा सिर्फ प्रोटेक्शन का काम कर रही है, अंतस्थीसियम प्रोटेक्शन के साथ साथ स्फुटन का काम कर रही है, मध्य परत जो है ये भोजन को स्टोर कर रही है, अल्पजीवी है, थोड़े से समय के लिए जीवित रहती है, यहां तक की बात। अब आ जाते हैं टैपिटम। टैपिटम के हैं ढेर सारे फंक्शन, जिसमें से मैं यहां पर फंक्शंस लिख रहा हूं, इधर इधर इधर। ठीक है, आई होप आप मेरे साथ लिख रहे हैं बेटा, आई होप आप मेरे साथ लिख रहे हैं, आई होप आप मेरे साथ लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। कमेंट बंद करने के बाद मजा आया है, नहीं लिख रहे हैं कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। कमेंट बंद करने के बाद मजा आया, आया, ठीक है मुकेश, पीडीएफ आएगा सर तब लिख लेंगे, ओके नो प्रॉब्लम, यस। नहीं आया सर कमेंट बंद मत करो बेटा, कमेंट बंद करूंगा ना तो पूरा फोकस पढ़ाई पर होएगा, कमेंट ऑन करूंगा फिर तुम्हारा ध्यान वहीं भटकेगा, ब्लर दिख रहा है और ये दिख रहा है और वो दिख रहा है और ऐसे दिख रहा है। हाँ जी, एक कह रहा है सर ये पेरीपैक क्या है, पेरीपैक नहीं, परिपक्व, मैच्योर, विकास करते हुए। ठीक है चलो बंद ही कर दो, नहीं तो पढ़ेंगे नहीं। चलिए, हमको पूछना था कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुन रहे हैं, वेल डन। हाँ जी, टैपिटम के हम फंक्शंस देखने वाले हैं, आइएगा जरा ध्यान से देखते हैं टैपिटम के फंक्शंस। यहाँ पर मैंने लिख दिया पीटीओ, पता नहीं आपने बचपन में, बचपन तो है ही अभी आपके अंदर, कईयों के कह रहे पेरीपैक क्या है यहाँ पर परिपक्व नहीं पता है इसको, परिपक्वन का मतलब क्या होता है, मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है। चलो जी सर नहीं पता तो नहीं पता, अब क्या करें, इतना तो पता होना चाहिए ना कि बेटा कि परिपक्व का मीनिंग क्या होता है, मैच्योर हो जाना। अब जो तू नहीं है, परिपक्व नहीं है पढ़ाई के स्तर पर, तो पीटीओ का मीनिंग पता है, प्लीज टर्न ओवर, अगले पेज पर लिखो। चलिए जी, तो टैपिटम जो है उसके कार्य हम यहां पर लिख देते हैं। सर ये जो टैपिटम है, जो इस टैपिटम के क्या क्या फंक्शंस हैं, मैंने कहा आइए समझते हैं यहां पर टैपिटम के फंक्शन। सबसे पहला, ये टैपिटम जो है ये पोषण प्रदान करेगी। क्या करेगी सर, ये पोषण प्रदान करेगी। मैंने कहा, आप पूछेंगे सर किसको पोषण प्रदान करेगी, मैंने कहा यार ये अंदर जो कोशिकाएं तुमने लिखी थी, इन कोशिकाओं का नाम क्या था, तुमने बोला सर ये जो कोशिकाएं थी इनका नाम था लघु बीजाणु मात्र कोशिका। मैंने कहा यस, ये हमारी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं थी। मैंने कहा ओके बेटा, यही लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो डिप्लॉयड है, ये आगे चलकर क्या करेंगी सर, अर्धसूत्री विभाजन करेंगी, और अगर ये अर्धसूत्री विभाजन करेंगी तो 4 कोशिकाएं बनेंगी, एक कोशिका से 4 कोशिका बनेंगी। हाँ सर, और प्रत्येक कोशिका कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। प्रत्येक कोशिका को हम क्या बोलेंगे सर, लघु बीजाणु बोलेंगे। प्रत्येक कोशिका क्या कहलाएगी सर, लघु बीजाणु कहलाएगी।
क्या बोला हमने, वापस से सुनना। मैंने बोला लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो कैसी है सर, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है जो कैसी है, डिप्लॉइड है। आपने इसमें अर्धसूत्री विभाजन कराया, एक ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है तो 4 कोशिकाएं बनती हैं, प्रत्येक जो होती है वो हैप्लॉइड होती है। सारी की सारी कैसी होती है, चारों की चारों कैसी होती हैं सर, ये हैप्लॉइड होती हैं। मैंने कहा ओके, ये हमने हैप्लॉइड सेल्स बना दी हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये सारी की सारी कैसी हैं सर, हैप्लॉइड हैं, ओके। इनका नाम क्या है सर, लघु बीजाणु है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब जैसे लघु बीजाणु बनेंगे कहां पर, अंदर, किससे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, क्या करके, अर्धसूत्री विभाजन करके। क्या करके सर, ये अर्धसूत्री विभाजन करेंगी, क्या करके सर, अर्धसूत्री विभाजन होएगा। इन सारी कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होएगा जिससे 4 4 4 4 4 4 4 4 लघु बीजाणु बनेंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे सर, इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे लघु बीजाणु जनन। इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला, लघु बीजाणु जनन, जिसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनेंगे। इस प्रक्रिया को हमने बोल दिया लघु बीजाणु जनन। अब आप मुझे बताइएगा, जब लघु बीजाणु अंदर भर जाएंगे तो इस संरचना को मैं कोष्ठक बोलूंगा कि लघु बीजाणु धानी बोलूंगा। धानी का मतलब होता है धारण करना, यानी एक ऐसी संरचना जो किसको धारण किए हुई है सर, लघु बीजाणु को धारण करने वाली संरचना लघु बीजाणु धानी कहलाती है। नाउ दिस कोष्ठक इज कॉल्ड लघु बीजाणु धानी। क्यों, क्योंकि लघु बीजाणु जनन हो गया। क्यों, क्योंकि लघु बीजाणु जनन हो गया है, और लघु बीजाणु जनन अगर हो गया तो क्या बन गए हैं, लघु बीजाणु बन गए हैं। अंदर है लघु बीजाणु, जो लघु बीजाणु को धारण करने वाली संरचना क्या कहलाएगी, लघु बीजाणु धानी। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, ध्यान से सुनना। अब यही लघु बीजाणु आगे चलकर क्या होंगे सर, विकास करेंगे। क्या करेंगे, विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास करेंगे, और विकास करके किसका निर्माण करेंगे सर, पराग कण का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे सर, पराग कणों का निर्माण करेंगे। पराग कणों का निर्माण करेंगे तो भैया भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो वो भोजन कौन देगा, तो ये जो टैपिटम जो होती है ये पोषण प्रदान करती है। तो यही चीज हमने यहां पर लिखी बेटा कि ये जो टैपिटम जो है, कौन सी, ये जो टैपिटम जो है, इसके फंक्शंस में हमने सबसे पहला सीधा फंक्शन लिखा कि ये पोषण प्रदान करती है। किसको पोषण प्रदान कर रही है गुरु सर, ये परिपक्वन या विकासशील पराग कणों को, विकासशील पराग कण जो है, ठीक है, उनको क्या प्रदान कर रही है सर, पोषण प्रदान कर रही है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगले कार्य पर आते हैं, नेक्स्ट अगले कार्य पर आते हैं। कार्य देखते हैं जरा इसका, अभी पहले कार्य देख लेते फिर संरचना की बात करते हैं। कार्य देखने से पहले आप मुझे ये बताइए बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहां पर ये चीज बताई, थोड़ी देर पहले क्या, अभी बस जस्ट पिछले बिंदु में ये बताया, परागकण कौन बनाएगा सर, ये जो लघु बीजाणु जो है यही तो आगे परागकण बनाएंगे। मैंने कहा यस। अब लघु बीजाणु से जब तुम परागकण बनाओगे दोस्त, और उस परागकण के अंदर नर युग्मक है, फिर से सुनना, तुम इस लघु बीजाणु से परागकण बनाओगे, वो परागकणों के अंदर नर युग्मक है। तुम चाहते हो कि कुछ आनुवांशिक आदान प्रदान हो जाए इन कोशिकाओं के बीच में, या इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो हैं ये कौन है, क्या ये प्लांट सेल है? हाँ सर। पादप कोशिकाएं हैं? हाँ। और पादप कोशिकाओं का जीव द्रव्य आपस में जुड़ा रहता है, किसके द्वारा, जीव द्रव्य तंतु के द्वारा। फिर से सुनो क्या बोला हमने, जो प्लांट सेल जो होती हैं, ये प्लांट सेल जो होती हैं, इन प्लांट सेल का जीव द्रव्य जो होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, किसके द्वारा सर, जीव द्रव्य तंतु के द्वारा। आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े क्या पाए जाते हैं, जीव द्रव्य तंतु, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा, जिसको हमने क्या बोला था, प्लाज्मोडेस्मेटा, जीव द्रव्य तंतु। अब आप मुझे बताइए, जीव द्रव्य तंतु जो है, उस जीव द्रव्य तंतु के द्वारा क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। हाँ। अब मैं तुमको बोल रहा हूं ये कौन है सर, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। कौन है ये सर, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है।
और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका आगे चलकर क्या बनाने वाली है? लघु बीजाणु बनाने वाली है। आप चाहते हो कि इसका जेनेटिक मटेरियल, इसका पदार्थ यहां चला जाए? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया ये आगे चलकर लघु बीजाणु बनाएगी और लघु बीजाणु आगे चलकर किसमें कन्वर्ट होंगे? परागकणों में। परागकणों के अंदर क्या है? नर युग्मक है। तुम चाहते हो कि कोई भी फेर हो, कोई भी यहां पर बदलाव हो, तुम इसका कंटेंट इसमें या इसका कंटेंट इसमें डालना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि युग्मक बनाने वाली कोशिकाएं हैं ये वो कोशिकाएं जो आगे चलकर किसका निर्माण करने वाली है? युग्मक। युग्मक अगर गलत बन गए तो प्रजनन खराब हो जाएगा ना। तो हिसाब से क्या करना चाहिए? सर हमें इस प्लाज्मोडेस्माटा, इस कनेक्शन को बंद करना है। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो जीव द्रव्य तंतु, ये जो कनेक्शन जो था, हमें इसको बंद करना है। अब सर इसको बंद कैसे किया जाए? तो यही कोशिका, कौन बेटा? यही कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका अपने चारों तरफ एक लेयर बनाती है। ये भी अपने चारों तरफ एक लेयर बनाती है और वो लेयर, वो स्तर इस जीव द्रव्य तंतु, इस प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन को क्या कर देता है? बंद कर देता है। उस लेयर का नाम क्या होता है? कैलेज होता है। सॉरी, उस लेयर का नाम कैलोज होता है। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? कैलोज स्तर बोलते हैं। याद रखना, कौन सी स्तर होती है? कैलोज लेयर होती है। तो आपसे कोई पूछे कैलोज लेयर किसने बनाई? खुद लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने निकाली। क्यों निकाली कैलोज लेयर? इस प्लाज्मोडेस्माटा को समाप्त करने के लिए। किसको समाप्त करने के लिए? प्लाज्मोडेस्माटा का जो कनेक्शन है, इनको समाप्त करने के लिए। तो प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन को रोकने के लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने एक स्तर का निर्माण किया अपने चारों तरफ, जिसका नाम है कैलोज। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं है। अब मुझे बताइए, यही लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करने वाली है? अर्धसूत्री विभाजन। अभी तुमने पढ़ा, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करने वाली है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनाएंगे? लघु बीजाणु। 4 लघु बीजाणु बनेंगे। यानी ये कोशिका भी क्या बनाएगी? 4 लघु बीजाणु। ये कोशिका भी क्या बनाएगी? 4 लघु बीजाणु। आइए बनाते हैं। आपके सामने है बेटा। आई होप आप समझ गए होंगे इतनी सी बात। आशा करता हूं इतनी सी बात समझ गए होंगे। इतनी तो मैं आशा कर सकता हूं, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि अगर ये एक सेल है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 4 कोशिका बनी। ये अगर द्विगुणित है तो ये कैसी है? अगुणित है। प्रत्येक कोशिका का नाम है लघु बीजाणु। प्रत्येक कोशिका का नाम है लघु बीजाणु। अब आप मुझे बताइए, 4 के लघु बीजाणु बनेंगे। 4 लघु बीजाणुओं का पूरा एक समूह है जो किससे कवर्ड है? क्या सर ये अभी भी कैलोज से कवर्ड है? हाँ सर, अभी भी कैलोज की लेयर से कवर्ड है। ये 4 अभी भी ये कैलोज की लेयर से कवर्ड है। हाँ सर। लेकिन सर ये लघु बीजाणु आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये तो सर लघु बीजाणु चतुष्क कहलाएगा। मैंने कहा यस, ये पूरी संरचना क्या कहलाएगी? सर ये पूरी संरचना कहलाएगी लघु बीजाणु चतुष्क। इस पूरी संरचना को हम क्या बोलेंगे? सर लघु बीजाणु चतुष्क बोलेंगे। ये लघु बीजाणु चतुष्क है। चतुष्क का मतलब 4 लघु बीजाणु। हाँ सर, किससे कवर्ड है? कैलोज लेयर से। क्यों कैलोज से? क्यों है? क्योंकि बेटा ये 4 सेल जिस सेल से बन रही थी वो खुद कवर्ड थी। अरे भैया जरा सोचो, ये कोई संरचना है, इसके चारों तरफ आपने एक आवरण बना दिया। अब ये संरचना अगर 2 भागों में टूट रही है, ये संरचना अगर 2 भागों में टूट रही है, तो ये किसके अंदर टूट रही है? इसी आवरण के अंदर ही तो टूट रही है। तो ये अगर कैलोज है
और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो थी वो 4 कोशिका बना दी, और वो 4 कोशिका कैलोज लेयर के अंदर है या नहीं है। हाँ, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लघु बीजाणु चतुष्क, क्योंकि 4 है। क्या कहलाएगी? लघु बीजाणु चतुष्क कहलाएगी। मैंने कहा ठीक है सर, ये 4 लघु बीजाणु का समूह है, लघु बीजाणु चतुष्क कहला रहा है, लेकिन एक लघु बीजाणु आगे चलकर परागकण कहलाता है। मैंने कहा सर एक एक लघु बीजाणु आगे विकास करेगा, परागकण में बदलेगा। अब परागकण में बदलने के लिए लघु बीजाणु को एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा ना। और इन लघु बीजाणुओं को एक दूसरे से अगर अलग होना है तो कौन सी दीवार को तोड़ना पड़ेगा? सर इस कैलोज की जो दीवार है इसको तोड़ना पड़ेगा। अब सर ये कैलोज की दीवार कौन तोड़ेगा? तो कैलोज की दीवार तोड़ने का काम कौन करती है? टैपिटम। ये टैपिटम कैलेज एंजाइम उत्पन्न करती है। ये क्या उत्पन्न कर रही है? कैलेज एंजाइम उत्पन्न करती है। और वो कैलेज एंजाइम क्या कार्य करता है? सर ये कैलेज एंजाइम कैलोज भित्ति जो है उस कैलोज भित्ति को नष्ट करता है। अब कैलोज भित्ति अगर नष्ट हो जाएगी तो कौन मुक्त हो जाएंगे? सर लघु बीजाणु, जिससे लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। ये था दूसरा कार्य। जिससे लघु बीजाणु जो है वो क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। ये है सेकंड फंक्शन किसका मेरे भाई? टैपिटम का। डन। नेक्स्ट तीसरे फंक्शन पर आते हैं, फिर उसके बाद मैं ओपन करूंगा यहां पर। पहला था विकासशील परागकण जो होंगे, जो लघु बीजाणु से परागकण बन रहे हैं उनको पोषण देना। दूसरा कैलेज एंजाइम उत्पन्न करना। ये कैलेज एंजाइम क्या करेगा? जब लघु बीजाणु जनन हो जाएगा, यहां से यहां क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? सर लघु बीजाणु जनन होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। इस लघु बीजाणु जनन के दौरान क्या हुआ है? एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बने हैं, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। तो ये कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका किससे कवर्ड है? कैलोज लेयर से कवर्ड है। तो ये 4 लघु बीजाणु भी कैलोज लेयर से कवर्ड होंगे। तो इन कैलोज की जो लेयर है इसको तोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर ये एक दूसरे से क्या होंगे? मुक्त होंगे, फ्री हो जाएंगे। डन। आइएगा, ये था हमारा दूसरा फंक्शन। नेक्स्ट तीसरे फंक्शन पर आते हैं। तीसरा जो फंक्शन है उसको भी समझ लेते हैं। सर तीसरा फंक्शन क्या है? तीसरा फंक्शन ये है कि बाबू यहां से ये लघु बीजाणु एक दूसरे से मुक्त हो जाएंगे। हाँ सर, ये लघु बीजाणु जो है उनका ये जो चतुष्क जो था कैलोज भित्ति जब टूट टाट जाएगी तो ये लघु बीजाणु एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? सर अलग हो जाएंगे। मैंने कहा यस, अलग हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। ये लघु बीजाणु एक दूसरे से क्या हो गए? सर अलग हो गए हैं। मैंने कहा बिल्कुल अलग हो गए, कैलोज भित्ति टूट गई है। अब ये लघु बीजाणु आगे चलकर किसमें कन्वर्ट होंगे? सर परागकण में कन्वर्ट होंगे। नाउ दिस लघु बीजाणु कन्वर्टेड इनटू परागकण। ये किस में कन्वर्ट होएगा? सर परागकण में कन्वर्ट होएगा। कौन? ये लघु बीजाणु। अब ये जो परागकण जब बनता है तो इस परागकण के ऊपर एक लेयर होती है और उस लेयर में ना एक पदार्थ पाया जाता है, और वो पदार्थ पूरे पादप जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। ये शब्द सुनते ही कई बच्चों के दिमाग में आंसर आ गया होगा, जिनके नहीं आया वापस से सुनना। मैंने क्या बोला? ये लघु बीजाणु आगे चलकर क्या बना रहे हैं? परागकण। मैंने कहा ठीक है। अब ये जो परागकण जो बनेगा, इस परागकण के बाहर इसकी स्तर जो होती है उसमें एक ऐसा मटेरियल होता है, बहुत ही ज्यादा कठोर होता है, जिसके ऊपर एंजाइमों का, जिसके ऊपर हाई टेम्परेचर का, जिसके ऊपर अम्लों का, क्षार का कोई असर नहीं होता है। यानी वो पादप जगत का क्या होता है? सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, जिसका नाम होता है स्पोरोपोलिनिन। जिसको हम क्या नाम देते हैं? स्पोरोपोलिनिन नाम देते हैं। तो बेटा ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये कौन बनाएगा? तो ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये भी टैपिटम स्रावित करती है। तो याद रखना ये स्पोरोपोलिनिन स्रावित करती है। ये स्पोरोपोलिनिन का निर्माण करती है। ये तीसरा फंक्शन था। नेक्स्ट चौथे पर
अच्छा, ये स्पोरोपोलिन क्या करेगा? जरा सोचिए, आपके पास में दो मटेरियल है, एक ऐसा मटेरियल जिसके बाहर बहुत ही टफ, बहुत ही हार्ड कवरिंग है, स्पोरोपोलिन हार्डेस्ट मटेरियल है, यानी ये जो कवरिंग जो है बहुत हार्ड है, और एक ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर कोई कवरिंग बहुत हार्ड नहीं, सॉफ्ट है। कौन इजीली डिग्रेड हो जाएगा, कौन इजीली खत्म हो जाएगा? जो सॉफ्ट वाला होगा वो खत्म हो जाएगा, जो हार्ड वाला होएगा वो बना रहेगा। तो अब आप मुझे बताइए, जीवाश्म नाम आपने सुना होगा, फॉसिल्स क्या होते हैं? मृत अवशेष होते हैं, मरे हुए भाग जो खत्म नहीं हुए हैं। क्यों खत्म नहीं हुए हैं? क्योंकि उनके ऊपर कोई हार्ड लेयर होगी जिसका अपघटन नहीं हुआ। तो ये स्पोरोपोलिन के कारण ये परागकण, क्या ये परागकण जीवाश्मों के रूप में मिलेंगे? यस सर, परागकण जीवाश्मों के रूप में मिलेंगे। क्या मैं उन जीवाश्मों को बड़े जीवाश्म बोलूं कि छोटे 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 जीवाश्म? परागकण बहुत छोटे छोटे हैं, तो परागकण लघु जीवाश्म के रूप में मिलते हैं। किसके कारण? इस स्पोरोपोलिन के कारण। डन। नेक्स्ट, चौथा फंक्शन जरा देख लेते हैं किसका? टैपिटम का। बेटा ये जो टैपिटम जो है ये एक हार्मोन भी स्रावित करती है, ये हार्मोन भी स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है? हार्मोन स्रावित करती है। सर कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? हालांकि बाद में आएगा, अभी थोड़ा सा याद रख लेना। हार्मोन का नाम है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड ये एक प्रकार का हार्मोन है जो एक श्रेणी के अंतर्गत आता है, और उस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिन बोलते हैं। उस हार्मोन के ग्रुप का नाम है ऑक्सिन। उस ऑक्सिन में कई सारे हार्मोन्स को रखा जाता है, जैसे बीजेपी एक समूह का नाम है जिसमें कई सारे सदस्य, कई सारे लोग हैं, है ना? तो ऐसे ही ऑक्सिन एक हार्मोन का समूह है जिसके अंतर्गत कई सारे हार्मोन्स आते हैं, जैसे IAA इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड, मतलब बहुत सारे एग्जांपल हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना सा, ये ऑक्सिन का एग्जांपल है IAA। वो IAA बना रहा है जो एक हार्मोन है, वो कौन बना रही है? सर टैपिटम स्रावित कर रही है। अब ये करता क्या है? तो बेटा ये जो IAA जो होता है, ये इंडोल एसिटिक एसिड जो होता है, ये वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ के लिए, वृद्धि उत्प्रेरक का काम करता है। अब आप खुद सोच लीजिए भैया, ये टैपिटम को ये ऐसा हार्मोन निकाल रही है जो वृद्धि कराएगा। अब टैपिटम के अंदर कौन मिल रहा है? सर इस टैपिटम के अंदर ये सारी स्ट्रक्चर्स मिल रही हैं, यही आगे चलकर लघु बीजाणु बनेगी, और लघु बीजाणु आगे चलकर क्या करेंगे? वृद्धि तो करेंगे, विकास ही तो करेंगे, और बदलेंगे मेरे भाई, किसमें बदलेंगे? परागकण में। तो वहां पर एक वृद्धि कारक की जरूरत नहीं होगी। हाँ सर, और वो कौन है? हार्मोन है। तो ये हार्मोन किसने बनाया? सर टैपिटम ने बनाया है। डन। ये थे टैपिटम के फंक्शंस, और भी होते हैं, अभी इतने सफिशिएंट होंगे, याद रखना। नेक्स्ट, ये तो हो गए टैपिटम के फंक्शन। अब जरा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं बेटा यहां पर, बस फिर उसके बाद खोल रहा हूं कमेंट सेक्शन। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो बेटा यहां पर जरा देखिएगा, ये टैपिटम है, इनर मोस्ट लेयर थी। इस टैपिटम की ये कोशिकाएं हैं। हिसाब से अगर देखा जाए, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, टैपिटम की जो कोशिकाएं जो होती हैं उनमें ये एक केंद्रक है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। कौन है? ये एक केंद्रक है। ठीक है सर। अब आप जानते हैं कि भैया कोशिकाओं को विभाजन करना होता है तो पहले क्या होता है? सर पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। मैंने कहा यस बिल्कुल होता है सर, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक बनते हैं। इस तरीके से दो केंद्रक बन जाते हैं, केंद्रक का विभाजन होता है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, केंद्रक का विभाजन होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, बिल्कुल होता है। हमने कैरियोकाइनेसिस करा दिया, एक केंद्रक से दो केंद्रक बना दिए सर, कैरियोकाइनेसिस करा दिया। किसमें? सर टैपिटम में। अब इसके बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है इस तरीके से। और कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाए तो सीधी सी बात है, हर एक कोशिका में एक केंद्रक होगा। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन किंतु परंतु आप जानते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये जो टैपिटम की जो सेल्स हैं, इन टैपिटम की कोशिकाओं के अंदर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता।
क्या नहीं होता है? साइटोकाइनेसिस, यानी कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता। और अगर नहीं होता है तब आप मुझे बताइए, क्या ये एक से ज्यादा केंद्र की अवस्था में पाई जाएंगी? ये सर, ये एक से ज्यादा केंद्र की अवस्था में पाई जाएंगी। क्या मैं इसको बहु केंद्र की अवस्था बोल सकता हूं? बिल्कुल। हम इसको कौन सी अवस्था बोलेंगे? सर, ये एक से ज्यादा केंद्र की अवस्था में पाई जाएंगी। तो ये चीज आपने याद रखनी है बेटा, भूलना नहीं है, इस चीज को कतई नहीं भूलना है। ये एक से ज्यादा केंद्र की अवस्थाओं में भी पाई जा सकती हैं। कुछ कुछ में दो केंद्रक भी होंगे, कुछ कुछ में दो से ज्यादा भी होंगे। याद रखना, कुछ कुछ में दो होंगे, कुछ कुछ में दो से ज्यादा भी होंगे। तो याद रखना, टैपिटम जो होती है, उस टैपिटम की कोशिकाएं जो होती हैं, टैपिटल कोशिकाएं जो होती हैं, कौन? टैपिटल कोशिका। अभी खोल रहा हूं कमेंट। टैपिटल कोशिका जो होती है, उन टैपिटल कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। और साइटोकाइनेसिस अगर नहीं होएगा तो क्या होएगा सर? एक से ज्यादा केंद्र की अवस्था पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाएंगे। एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाएंगे। ठीक है। अब आपका प्रश्न आएगा, क्यों सर ऐसा क्यों हो रहा है? एक से ज्यादा केंद्र क्यों मिल रहे? कोई रीजन है क्या? यस, बिल्कुल रीजन है। आप मुझे बताइए, ये टैपिटम क्या, इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है पोषण प्रदान करना। तो पोषण अगर प्रदान करेगी तो पोषण बनाएगी भी तो सही ना। प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये ज्यादा से ज्यादा बनाएगी। सोचो, एक कोशिका, मैंने आपसे बोला एक कोशिका जिसमें एक केंद्रक, एक कोशिका जिसमें कई सारे केंद्रक है। और केंद्रक जो होता है वो कोशिका का क्या होता है सर? केंद्रक जो होता है वो कोशिका का डायरेक्टर होता है, रेगुलेटर होता है, नियंत्रक होता है, निर्देशक होता है, डायरेक्ट करता है कोशिका के कार्यों को। तो अब आप मुझे बताइए, एक कोशिका को केवल एक केंद्रक डायरेक्ट कर रहा है और एक कोशिका को कई सारे केंद्रक डायरेक्ट कर रहे हैं। उपापचय अभिक्रिया कहां पर ज्यादा होगी? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहां पर ज्यादा होगी? रिएक्शंस ज्यादा कहां पर होंगी? ऑब्वियस सी बात है, जहां पर कई सारे केंद्रक होंगे वहां पर उपापचय अभिक्रिया ज्यादा होगी। और उपापचय अभिक्रिया अगर ज्यादा होगी तो यहां का कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य कैसा होएगा? गाढ़ा होएगा, घना होएगा और ज्यादा से ज्यादा पोषक पदार्थों का निर्माण करके अंदर किसको देगा? उन कोशिकाओं को जो आगे चलकर विकास करके किसमें बदल रही हैं? परागकण में बदल रही हैं। तो यही क्वेश्चन नीट 2025 में भी पूछा गया था। 2025 का जो पेपर हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखना कि क्यों हो रही है ये, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया था, क्यों हो रही है ये बहु केंद्र की एक से ज्यादा क्यों पाई जा रही है? डायरेक्टली हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कंसेप्ट अगर आप सोचे, एक से ज्यादा केंद्र क्यों पाए जा रहे? क्योंकि जितने ज्यादा केंद्रक उतना ही ज्यादा नियंत्रण, उतना ही ज्यादा उपापचय अभिक्रिया, उतनी ज्यादा उपापचय अभिक्रिया तो जीव द्रव्य क्या होएगा? घना होएगा, गाढ़ा होएगा और ज्यादा से ज्यादा पोषण प्रदान किया जाएगा।